नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझने वाले हैं जो शायद ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहता, पर देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्ट 9B, यानी सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये हैं क्या और संविधान में इन्हें इतनी बड़ी जगह क्यों दी गई। अब देखिए, जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अमूल, है ना? पर कभी सोचा है कि अमूल जैसी इतनी कामयाब संस्था को भी संवैधानिक सुरक्षा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि सरकार को इसे संविधान का ही एक हिस्सा बनाना पड़ गया? आज इसी सवाल का जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान में सहकारी समितियों को जगह मिली कैसे। फिर उनके बनने, मेंबरशिप, चुनाव और मैनेजमेंट के रूल्स देखेंगे। इसके बाद हम ऑडिट और उस बहुत ही दिलचस्प कानूनी बहस पर बात करेंगे जो राज्यों और केंद्र के बीच हुई। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा, सब कुछ पक्का करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर सहकारी समितियों को हमारे महान संविधान में जगह मिली ही क्यों और कैसे? इस सब का जवाब हमें मिलता है साल 2011 के 97वें संविधान संशोधन में। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। इसी ने सहकारी समितियों को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में एक पूरा का पूरा नया भाग पार्ट 9B जोड़ दिया, जिसमें आर्टिकल्स 243ZH से लेकर 243ZT तक शामिल है। सच कहूं तो इस एक बदलाव ने भारत में सहकारिता आंदोलन की दिशा ही बदल दी। अच्छा, तो इस संशोधन का असली मकसद क्या था? देखिए, इसके पीछे दो बहुत बड़े लक्ष्य थे। पहला, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को आर्टिकल 19(1)C के तहत एक मौलिक अधिकार यानी एक फंडामेंटल राइट बनाना, और दूसरा, ये पक्का करना कि ये समितियां लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी बाहरी राजनीतिक दखलंदाजी के यानी ऑटोनमस तरीके से अपना काम कर सके। और ये सब हुआ कैसे? बड़ी तेजी से 2011 में बिल को संसद में पेश किया गया और पास भी कर दिया गया। जनवरी 2012 में राष्ट्रपति की मोहर लगी और बस फरवरी 2012 से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर एक सहकारी समिति बनती कैसे है और जो लोग इसके सदस्य बनते हैं उन्हें क्या-क्या अधिकार मिलते हैं। तो कोई भी सहकारी समिति बनती कैसे है? इसके पीछे ना 3 बहुत ही बेसिक आइडियाज हैं। पहला, ये वॉलंटरी है, मतलब लोग अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं। दूसरा, इसका रजिस्ट्रेशन राज्य के कानूनों के हिसाब से होता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इसका पूरा कंट्रोल इसके मेंबर्स के हाथ में होता है, जो इसे पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से चलाते हैं। और असली पावर मिलती है मेंबर्स को, उनके अधिकारों से। हर मेंबर को बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेने, समिति के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करने, चुनाव में वोट डालने और समिति के जो नियम कानून हैं उनकी कॉपी पाने का पूरा पूरा हक है। यही तो असली लोकतंत्र और ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, समिति तो बन गई, पर ये चलेगी कैसे? एक डेमोक्रेटिक संस्था के लिए साफ सुथरे चुनाव और एक फिक्स्ड कार्यकाल तो बहुत जरूरी है। देखते हैं संविधान इसे कैसे पक्का करता है। तो देखिए, इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 21 सदस्य हो सकते हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और यहाँ सामाजिक समानता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। SC/ST समुदाय के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट रिजर्व्ड है। और एक बहुत ही जरूरी बात, संविधान ये कंपलसरी करता है कि चुनाव हर 5 साल में हो और वो भी मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो जाने चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पावर ट्रांसफर आराम से हो और मैनेजमेंट में कोई गैप ना आए। अब बात करते हैं पैसे की, हिसाब किताब की। किसी भी संस्था की नींव उसकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर टिकी होती है। तो चलिए देखते हैं कि सहकारी समितियों के लिए इस मामले में क्या नियम है। यहाँ कानून एकदम साफ है। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद अकाउंट्स का ऑडिट कराना ही कराना है, ये मैंडेटरी है। ऑडिटर कौन बन सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन राज्य सरकार तय करती है। और इसके अलावा सभी समितियों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अपना रिटर्न भी फाइल करना होता है। ये सब वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, और हाँ,
एग्जाम के नजरिए से भी ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये है 97वें संशोधन को लेकर हुआ वो बड़ा संवैधानिक विवाद। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या संसद ने जो ये 97वां संशोधन पास किया था वो पूरी तरह से संवैधानिक तौर पर वैलिड था? बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को जन्म दे दिया, जो आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ना, वो बड़ा कमाल का और बहुत बारीक था। कोर्ट ने संशोधन को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उन्होंने उन प्रोविजंस को सही माना जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी एक से ज्यादा राज्यों में काम करने वाली सोसाइटियों पर लागू होते हैं, लेकिन उन प्रोविजंस को रद्द कर दिया जो सिर्फ एक ही राज्य के अंदर काम करने वाली समितियों से जुड़े थे। तो कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की वजह बहुत सीधी और सरल है, जो हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से जुड़ी है। देखिए, हमारे संविधान में सहकारिता को राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय माना गया है। इसका मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। अब अगर केंद्र कोई ऐसा कानून बनाता है जो राज्यों के इस अधिकार पर असर डालता है, तो उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी, जिसे रैटिफिकेशन कहते हैं, लेनी पड़ती है। 97वें संशोधन के लिए ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन हिस्सों को रद्द किया जो सीधे सीधे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये हमारे फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ सवालों के जवाब देके ये भी देख लेते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो आज की बड़ी बातें क्या हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहली, 97 में संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरी, इसका मकसद डेमोक्रेटिक कंट्रोल और ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना है। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से राज्यों के अधिकारों की रक्षा की। और चौथी और सबसे अहम बात, अमूल और इफ़को जैसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि ये समितियां ग्रामीण विकास के लिए कितनी जरूरी हैं। तो तैयार है क्विज के लिए? पहला सवाल, किस संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शंस हैं ए 73वां, बी 74वां, सी 97वां या डी 101वां। सोचिए, और सही जवाब है सी 97वां संशोधन। दूसरा सवाल, एक सहकारी समिति में डायरेक्टर का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल या डी 6 साल। और इसका सही जवाब है सी 5 साल। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द क्यों किया? क्या वजह थी? ए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, बी राज्यों से मंजूरी की कमी, सी राष्ट्रपति की सहमति का अभाव या डी कानून की भाषा का अस्पष्ट होना। और इसका बिल्कुल सही जवाब है बी राज्यों से मंजूरी यानी रैटिफिकेशन की कमी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ। आपको क्या लगता है, सहकारी आंदोलन भारत के आर्थिक विकास में, खास तौर पर आज के इस बदलते हुए दौर में और क्या बड़ी भूमिका निभा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।